हेलो एवरीवन। 10th आईसीएसई चैप्टर 2 ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया था अबाउट द क्रोमैटिन या फिर डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में और जीन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो each chromosome in the condensed form consists of two sister chromatids joined at some point along the length। इसने क्या बोला कि अगर हम बात करें क्रोमोसोम की जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, ईच क्रोमोसोम इन द कंडेंस्ड फॉर्म। आपको पता ही था, मैंने बताया था ना कि जो आपका ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है वो फाइनली जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है एंड दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। तो इसमें ये एक अगर हम मान रहे हैं सिस्टर, वन सिस्टर, ये मान रहे हैं दूसरी सिस्टर, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक पॉइंट पे अटैच हैं, इस पॉइंट पे अटैच हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर से सुनिए, इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि इस पॉइंट पे वो दोनों अटैच हैं, तो दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। The centromere also serve to attach to spindle fiber during cell division। यानी कि ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। इसके बारे में डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे है एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट the sister chromatids are separate at the centromere and each is pulled away from other towards the two pole of the dividing। देखो एक सिंपल चीज इसने लिखी है, होता क्या है ना, जब आपका ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाती हैं। कैसे सेपरेट हो जाती हैं, तो बेसिकली अगर मैं इसको मानूं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन शो यू। तो ये ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो, वैसे ये भले ऐसे अटैच हो, इस तरह से अटैच है, लेकिन ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो इसने बोला एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती है सेंट्रोमियर पे और हर एक दूसरी तरफ पुल हो जाती है। ठीक है, जो डिवाइडिंग सेल के दो पोल्स हैं, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, ऐसे मूव कर जाती। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, the chromatids now called chromosome decondense and revert to their very long and fine thread chromatin fiber। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया तो जो क्रोमैटिड्स हैं, जिसको अभी हम क्रोमोसोम बोल रहे थे, अभी वो कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम है, जब वो डीकंडेंस हो जाता है और वो दोबारा क्रोमोसोम से क्या बन जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। तो सेल डिवीजन के टाइम पे इट इज बिहेविंग एज अ क्रोमोसोम, बट आफ्टर द सेल डिवीजन इट स्टार्ट बिहेविंग एज व्हाट, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर के क्या फंक्शन होते हैं। सो इट हेल्प टू अटैच द क्रोमोसोम विद स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर क्या करता है, ये हेल्प करता है क्रोमोसोम को, मतलब इट अटैच द क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करने में मदद करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगेन बोल रही हूँ, दोबारा से इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इंटरफेस, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये हेल्प करता है डिटैच करने में सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज। यानी कि जब आपका अर्ली एनाफेज चल रहा होता है, जब आपका फिर पूरा का पूरा ये फेज चल रहा होता है, तो यहाँ पे ना सेंट्रोमियर क्या करता है ना, बेसिकली ये डिटैच करता है सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्रोमोसोम से। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज। ये फंक्शंस थोड़े से ऐसे फंक्शंस हैं, जब आपको मैं स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, अगले कुछ पार्ट्स में मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो। नाउ व्हाट आर जीन्स। देखो जीन्स के बारे में हमेशा से आप एक पढ़ते आए हैं एक चीज, एंड वो चीज आपने क्या पढ़ी है कि जीन्स को हम बोलते हैं दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नाउ व्हाट इज दिस हेरिडिटी, सी हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से बहुत मिलते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, चाहे इनफैक्ट खाने की हैबिट्स, कई बार टेस्ट, कुछ चीजों को लेके कि ये चीज पसंद है ये नहीं पसंद है, हमारे बॉडी के कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स, आईज, नोज, बहुत सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। तो ये जो एक चीज है जिसकी वजह से ये इंश्योर हुआ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की कुछ चीजें ट्रांसफर होके हमारे अंदर, चाइल्ड के अंदर आएंगी, वो कौन सी चीज है। तो बेसिकली ये जो होती है ना, हेरिडिटी वर्ड यूज करते हैं। हेरिडिटी मतलब हमारे, जैसे कहते नहीं, कोई बीमारी के लिए भी बोलते हैं, ये तो हेरिडिटी हमारी फैमिली में है ही। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ,
ये जो है आपका यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो होते हैं ऑफस्प्रिंग में वो इसकी वजह से शो होते हैं। ठीक है, सो फिर से बताती हूँ, जीन्स द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स को ट्रांसफर करने में पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन एनकोड करते हैं। फिर से सुनिए, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये एनकोड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, ठीक है, और वो प्रोटीन बाद में किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में कोई फीचर की फॉर्म में शो होता है। तो ये जीन्स वही स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं जो क्रोमोसोम पे होते हैं, एंड एट द एंड दे एनकोड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि बाद में हमारी बॉडी में शो होता है। तो ये थोड़ा बायोलॉजिकली था, इसलिए मैंने आपको ये बाद में समझाया, पहले आपको ये समझाया, आप याद रखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे इसको पढ़िएगा। ना इसी के अंदर साथ में आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ना व्हाट इज दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आपने एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम में देखा हो सीआईडी, तो बेसिकली अगर किसी के हेयर है, स्किन है, ऐसे सैंपल, सीमेन सैंपल है, ब्लड सैंपल है, इससे पता लगा लेते हैं कि भाई वो जो बच्चा है या कोई भी पर्सन है क्या वो रिलेटेड है इसके पेरेंट्स से। मतलब सपोज अगर किसी के पता ही नहीं है कि इसका पेरेंट कौन है, पापा कौन है, तो बच्चे का टेस्ट करते हैं, हेयर टेस्ट करते हैं, पेरेंट्स का टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है ना। तो ये क्यों हो पाया, तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जीन्स में जो नॉन फंक्शनल होते हैं। लॉट्स ऑफ रीजन्स इन बिटवीन जीन्स आर जस्ट नॉन फंक्शनल, और ये जो होते हैं ना अबाउट 99% होते हैं ऑफ टोटल डीएनए, दे आर द 99% ऑफ द टोटल डीएनए। अब होता क्या है, सच एरिया शो लार्ज वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन में दूसरे पर्सन में ये जो एरिया होता है जो कि नॉन फंक्शनल है, ये हर किसी में बहुत अलग होता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये पर्सन का कोई बच्चा हुआ तो उसमें सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, सो ये जो वेरिएशन है ना, ये हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है ये इस ए पर्सन में और बी पर्सन में डिफरेंट होगा, लेकिन ए का बच्चा अगर ए बी है तो ए बी के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं सेम। तो इससे हम लोग पेटर्निटी एंड मेटर्निटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसका फादर कौन है, क्या वही उसका फादर है, या ग्रैंड फादर कौन है, या आपकी फैमिली से क्या वो रिलेटेड है। इनफैक्ट कई बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आपने देखा होगा केसेस सॉल्व हो जाते हैं। कोई सैंपल मिला, उससे पता लग जाएगा कि कौन है जिसने वो क्राइम करा है, तो वो क्राइम को पता लगाने के लिए उसका जो भी सैंपल है, कुछ भी सैंपल ले लीजिए, उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। नाउ ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं साथ के साथ, जो अभी तक हमने पढ़ा है तीनों पार्ट में उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आप लोगों के लिए रीड करूंगी, फिर आपको एक बार ट्राई करना है, ऑब्वियसली मैं आंसर तो बताऊंगी। सो क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं इज मेड अप ऑफ, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पार्ट्स मिल जाएंगे आईसीएससी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में। तो इसका आंसर है ये बने होते हैं डीएनए से एंड प्रोटीन से, और वो प्रोटीन कौन से हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम प्रोटीन भी कर सकते हैं, या प्रोटीन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हिस्टोन। ठीक है, द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अवर क्रोमोसोम्स आर अटैच टू ईच अदर एट, अभी बताया जस्ट, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हमारे क्रोमोसोम की होती हैं वो कहां से अटैच होती हैं, दे आर अटैच एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे अटैच होती हैं, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, देखो जो प्रॉपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, पर अगर हम सबसे पहले बात करें किस पर्सन को श्रेय जाता है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया या पता लगाया, दैट इज रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ऑल्दो अगर आपसे कोई पूछे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब हुआ है वो किसने किया है, तो दैट वुड बी जेम्स एंड वॉटसन क्रिक। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। 3 कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड आर, सबसे पहले आएगा फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद आएगा शुगर, शुगर के बाद आएगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड वूंड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आर, ये भी हमने पढ़ा है और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, दैट इज न्यूक्लियोसोम, राइट। A specific sequence of nucleotide on a chromosome constitute, अब भी पढ़ा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किसी क्रोमोसोम पे होता है
which code for a particular protein, that is your gene, right? सो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स नीड फॉर न्यू सेल एंड अलग अलग स्टेजेस सेल साइकिल से रिलेटेड और सेल डिवीजन से रिलेटेड. बट अभी फॉर नाउ वी हैव डन ऑल ऑफ दिस. ये सारे आपको 10th आईसीएससी प्लेलिस्ट के लिए मिल जाएंगे. नाउ आईसीएससी के साथ साथ ये एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपका सुपरफिशियली कई टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो दिस इज वेरी गुड, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में है. और आप एक और चीज कर सकते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की. मोस्टली साइंस और एसएसटी पे मैं वीडियो बनाती हूँ, वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.